नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माया पिशाचनी की कहानी में अब तक आपने सुना कि सब लोग मिलकर अनामिका के घर के पास वाले जंगल में उसकी मृत्यु वाले स्थान को तलाशने जा रहे थे। माया ने जाकर देखा कि वहां तूफान आया हुआ है। वह लोग बाहर नहीं निकल पाए, पर माया की नज़र एक गाड़ी पर थी। उस गाड़ी में बैठे हुए चालक के लिए माया बहुत परेशान हुई। तभी तूफान रुकने के बाद वह लोग आगे बढ़ रहे थे कि मंदिर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने बताया कि वह गुरचरण है और वह अनामिका को जानता था। उसने अपनी और अनामिका की सारी कहानी बता दी, कैसे गुरचरण और उसके दोस्तों ने अनामिका को अपहरण करके उसकी बलि एक तांत्रिक से चढ़वा दी थी, बदले में और लालच की भावना में। उसके बाद वह लोग गुरचरण के घर जाने के लिए तैयार होते हैं। आगे की कहानी हम आपको इसी कहानी में बताएंगे। कहानी को आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। सब लोग गुरचरण के घर जाने के लिए निकल गए और तूफान थम चुका था। गुरचरण का घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए सभी लोग जल्दी ही गुरचरण के घर पहुंच गए। तभी माया ने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाज़ा खोलने के लिए एक लड़की बाहर आई। यह लड़की गुरचरण के घर में उसकी माँ और पिता का ख्याल रखती थी। वह लड़की माया से उसका परिचय पूछती है। उसके बाद वह गुरचरण की माता को जाकर बताती है कि कौन आया हुआ है। गुरचरण की माँ उन्हें अंदर आने के लिए अनुमति दे देती है। सब लोग अंदर जाते हैं। एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। देखने से वह बहुत बीमार लग रही। उनकी ही बगल में एक बूढ़ा बैठा हुआ था। वह गुरचरण के पिता थे। उम्र ने अपनी छाप दोनों के चेहरे पर छोड़ दी थी। झुर्रियों और कमज़ोर हुए शरीर में बहुत ज़्यादा जीने की अब आस नहीं दिखाई दे रही थी। बेटा तो वैसे भी छोड़कर जैसे परदेश बस गया, कोई खबर ही लेने तक नहीं आता था उनकी। सब लोगों ने पहले उन्हें प्रणाम किया। गुरचरण की माता और पिता दोनों ने बाबाजी को प्रणाम किया। गुरचरण की माँ ने उस लड़की को सबके बैठने के लिए और खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए कहा। कुछ ही देर में वह लड़की कुछ कुर्सियाँ लेकर और टेबल लेकर आई और सबको बैठने के लिए कहा और पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आती है। सब लोग बैठ गए। माया ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपसे कुछ ज़रूरी काम से मिलने आए हैं। आंटी बोलती है, कैसी ज़रूरत नहीं है? आंटी जी कहती है, कैसी ज़रूरत नहीं है पुत्र जी, आप मेरे पुत्र के दोस्त हो ना। माया बोलती है, नहीं आंटी जी, हम लोग आपके बेटे के दोस्त नहीं हैं, हम लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। मेरा नाम माया है, यह राजन जी है, वह आशीष है और यह बाबा जी हैं। आंटी जी कहती हैं, पर पुत्र जी आप बाबा जी के साथ क्यों आए हो? माया कहती है, हम आपसे कुछ जानने आए हैं आंटी जी, किसी के बारे में। आंटी जी कहती है, हाँ बोल पुत्र, की जानना है? माया बोलती है, अनामिका के बारे में। अनामिका का नाम सुनकर आंटी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती है। आंटी जी अपने आप को संभालती हैं और कहती हैं कि क्या जानना चाहती हो अनामिका के बारे में? माया बोलती है, अनामिका के परिवार के साथ क्या हुआ? आंटी जी बोलती है, बेटा पहले यह पूरा मोहल्ला परिवार के जैसा था। अनामिका हमारे भी घर आया करती थी। बचपन में एक बार मेरे बेटे ने खेलते खेलते अनामिका के सर पर पत्थर मारकर उसे चोट पहुंचा दी थी। बहुत खून बहा था बच्ची का। मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसीलिए मैंने उसे अपने घर आने से मना कर दिया। मुझे लगा कि मेरा बेटा उसे और चोट ना पहुंचा दे। उस उम्र में गुरचरण बड़ा ही बदमाश था। माया मनी मन सोचने लगी कि आप सही सोच रही थी आंटी जी। देखिए, आपके बेटे ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वह हमारे घर नहीं आती थी, पर मैं अक्सर उसके परिवार से मिलने उनके घर जाया करती थी। एक दिन खबर आई कि अनामिका गायब हो गई है। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं फ़ौरन उनके घर पहुँच गई। बहन जी को दिलासा देने लगी। हमने काफ़ी इंतज़ार किया, पर वह नहीं आई। 2 दिन बाद मैंने देखा कि अनामिका अपने घर आ गई है।
मैंने देखा कि अनामिका काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा धँस गया था, शरीर काफ़ी सिकुड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ, हाथों की सिकुड़ी हुई चमड़ी। बहुत ही अजीब लग रहा था उसे देखकर। मैं समझ गई कि वह बहुत बीमार है। मैं अनामिका के पास ही खड़ी थी कि मैंने देखा अनामिका मुंह से उल्टियाँ कर रही है, बहुत सारी उल्टी। उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही थी और मेरे और बहन जी दोनों के होश उड़ गए। हम लोगों की आंखें बड़ी हो गई और हम लोगों ने उसे हैरानी से देखा। उल्टी होने के बाद अनामिका एकदम से बेहोश होने लगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आनन फानन में हम दोनों अनामिका को संभालने के लिए उसकी ओर भागे। अनामिका ने मुझे रोकने का इशारा करते हुए वहीं ठहरने के लिए कहा। मैं अपने दिल को बहुत मुश्किल से समझा पाई और मन ही मन सोचने लगी कि शायद इसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैंने उसे अपने घर पर आने से मना कर दिया था। उसके बाद से हमारी बहुत ही कम मुलाकातें हुई। बहन जी अनामिका को संभाल कर उसके कमरे में ले गई और उसे उसके बिस्तर पर लेटा दिया। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। अनामिका की माँ कह रही थी कि उन्हें बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी को इस हाल में देखकर। पता नहीं क्या हो गया उनकी बेटी को। मैंने उन्हें समझाया कि बहन जी ऐसा दिल छोटा ना कीजिए। बच्ची घर वापस आ गई है, उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। कोई बात नहीं, अब तो घर आ गई है ना, उसे खिला पिला कर आप जल्दी से उसे अच्छा कर दीजिए। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और वह मुस्कुरा दी थी कि आप ठीक कह रही हैं। अब तो मेरी बच्ची घर आ गई है तो मैं उसे जल्दी ही ठीक कर दूंगी। उस दिन के बाद से मैं रोज़ उनकी घर जाने लगी। देखा कि अनामिका की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी आकर अनामिका को देख रहे थे पर अनामिका तस से मस नहीं हुई। उसके स्वास्थ्य में 19-20 का भी फर्क नहीं आ रहा था। बहन जी को परेशान देखकर मैं अपनी पहचान के एक बाबा जी के पास गई और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। बाबा जी ने मुझे भभूत दी और कहा कि इसे उसके माथे पर लगा देना और खिला भी देना। माथे पर उसके लगने के बाद से ही उसकी सेहत में सुधार आ जाएगा। उस दिन लौटते लौटते मुझे काफ़ी शाम हो गई। मैं बाबा जी की भभूत को लेकर खुश हुई उनके घर पहुंची कि मैंने देखा कि अनामिका में ना जाने कैसे इतना बड़ा सुधार हो गया। एकदम पहले के जैसी चहक रही थी, हंस रही थी और टेबल पर बैठकर कुछ खा रही थी। मैं बहन जी के घर के अंदर जाने ही वाली थी कि मैंने देखा कि अनामिका कुछ खा रही थी। उससे लाल रंग का कुछ रस जैसा निकल रहा था। देखा तो वह कोई और चीज़ नहीं खा रही थी। मैंने समझने की कोशिश की तो देखा कि अनामिका कुछ और नहीं बल्कि अपनी मम्मी को ही खा रही थी। मेरी नज़र नीचे फर्श पर पड़ी तो देखा कि अनामिका के पापा की लाश वहीं पड़ी हुई है। ऐसा नज़ारा देखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं पसीने से भीगी हुई थी। पता है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने फिर भी सोचा कि हिम्मत करके उनके भाई को ढूंढ लूँ। मैंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। मुझे उसके भाई का नामो निशान कहीं नहीं मिला। मुझे अचानक से लगा कि जैसे उसे शक हो गया कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरा डर और तेज़ बढ़ गया। मुझे चक्कर आने लगे। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं भागकर अपने घर आ गई। अपने घर के सारी खिड़कियों को बंद कर दिया। मैंने वहाँ से चुपचाप वापस लौट आने में ही समझदारी समझी और अपने घर आ गई। अपने घर आकर मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। भगवान की अधिक से अधिक तस्वीरें घर में लगा दी। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अनामिका का साया भी मेरे घर पर ना पड़ जाए। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं अंदर से तो फट रही हूँ। फिर से कुछ दिनों बाद मैंने इनको यह बात बताई। मुझे लगता है बेटा कि वह अनामिका नहीं थी बल्कि कोई बुरी ताकत ही थी जो अनामिका का रूप लेकर आई थी। माया बोलती है मुझे भी लगता है कि वह कोई बुरी ताकत है जो अनामिका का रूप लेकर आई थी आंटी जी।
आपने हमारी बहुत मदद की है, आपका बहुत धन्यवाद। इसके बाद माया गुरचरण को देखती है और कहती है कि आप यहीं रुके, आगे हम लोग अकेले जाएंगे। गुरचरण बोलता है, जी माफ़ कर दीजिए, पर मैं अब आप लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता। मैंने जो उस समय गलती की थी उसका मुझे अब तो बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती का यह परिणाम हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ और आप लोगों का साथ देना चाहता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। माया बोलती है, आंटी जी की ओर मुस्कुरा कर देखती है और कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आपके बेटे के साथ वापस लौटेंगे आपसे मिलने। आंटी जी ने गुरचरण और माया की बात तो सुनी थी, इसीलिए वह मुस्कुरा कर सबको विदा कर देती है। सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं और जंगल की तरफ चल देते हैं। जाने से पहले ही माया ने एक बैग तैयार कर लिया, जिसमें उसने जंगल में जाने के बाद ज़रूरत में पड़ने वाले सारे सामान को रख लिया था। सब लोग जंगल के अंदर पहुंच चुके हैं। जंगल बहुत घना है, इतना घना कि दिन में भी वहां बिना टॉर्च के कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सबने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली थी। तभी माया जी ने सबको अपने फ़ोन की टॉर्च बंद करने को कहा और कहा कि मोबाइल की ज़रूरत हमें बाद में भी पड़ सकती है। मेरे पास कुछ टॉर्च है, आप यह ले लीजिए। सभी लोग माया से टॉर्च लेकर उसे जलाकर जंगल में चलने लगते हैं। पेड़ पौधे और पत्तों और कांटों का जाल, जंगल ऐसे ही खतरनाक लग रहा था कि दिन में भी सूरज की रोशनी जंगल में नहीं पहुंच पा रही थी। सभी लोग एक दूसरे का ध्यान देते हुए एक कदम साथ चल रहे थे ताकि कोई बिछड़ ना जाए। ऐसी जंगलों में अक्सर लोग बिछड़ जाते हैं और वहाँ लोग तो फिर भी अनामिका का सामना करने आए थे। उन्हें पता था कि जो भी एक बिछड़ गया उसका इस जंगल से वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। अनामिका उसे नहीं छोड़ी थी और अनामिका तो यह जानती थी कि वह लोग इस जंगल में हैं तो उसके लिए उन्हें मारना और आसान हो जाएगा। एक साथ रहने पर वह लोग एक दूसरे की शक्ति बने हुए थे। सब लोग पत्तियों डंडियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल में चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक और अंधेरा, दूसरी ओर उबड़ खाबड़ जमीन और सांप बिच्छू के होने का डर वो अलग, और एक डर और कि अनामिका ना जाने कब कहाँ से आकर उन पर वार कर दे, क्योंकि उसे अब तक यह तो पता चल ही गया होगा कि वह लोग इस जंगल में आ चुके हैं। सब लोग धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे और हर किसी की नज़र हर एक पर थी। तभी सभी की सांसें तेज चल रही थी और नज़र अपनों के साथ साथ रास्ते पर भी बनाए हुए थी। लोग ध्यान से चल रहे थे। सबसे आगे माया जी चल रही थी और सबसे पीछे बाबा जी। अचानक से अनामिका आकर सबके सामने खड़ी हो गई। अनामिका जोर से हंसने लगी। वहाँ इतने सारे शिकार एक साथ, अब मज़ा आएगा। अब तो मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम लोग तो खुद ही मेरे जाल में आ गए हो। डरते डरते राजन पीछे होते जा रहा था कि अचानक से उसका पैर फिसल गया और वह दूर जाकर गिर गया। अपने आप को संभालते हुए राजन खड़े हुए तो देखा तो राजन की आंखें बड़ी हो गई और सांसें और तेज चलने लगी। राजन के आसपास हड्डियों के ढेर पड़े थे। वह हड्डियों के ढेर पर बीचों बीच खड़े थे। बाबा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला। एक मंत्र फूंककर उसे अनामिका पर छिड़क दिया। अनामिका गायब हो गई। यह देखकर माया और आशीष दोनों खुश हो गए। बाबा जी ने उन दोनों को बताया कि इसका प्रभाव अनामिका पर हुआ है, पर इसका प्रभाव उस पर ज़्यादा देर नहीं रहेगा। हमें जल्दी ही कुछ जगह को ढूंढना होगा। सबकी नज़र राजन को ढूंढने लगी। राजन कहाँ है? माया बोलती है, बाबा जी इस तरफ। शायद पीछे की ओर जाते जाते राजन गिर गए। हमें इसी तरह जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको
पता चल जाए कि मैंने आगे की कहानी अपलोड कर दी है। आपको कहानी मेरी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।